नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका पहुना.in में। आज हमारे साथ है 1988 बैच के आईपीएस स्पेशल डीजी आर.के. विज सर एक आईपीएस हैं, एक प्रशासक और एक बहुत ही अच्छे लेखक भी हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे हमेशा एक्टिव रहते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनके कामों को लेकर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहुना.in में। बतौर आईपीएस आपका जीवन कैसा रहा? आपकी कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई? आपने स्कूलिंग कहाँ से की और किन किन चुनौतियों का आपका सामना करना पड़ा? मैं हरियाणा के रोहतक ज़िले से बिलोंग करता हूँ। स्कूलिंग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हुई, लेकिन ग्रेजुएशन हमने इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र से किया। वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वहाँ से एमटेक करने के बाद 2 साल हमने वहाँ लेक्चरशिप भी की। उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विस में गए थ्रू यूपीएससी, जो रोड विंग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वहाँ पर 2 साल काम किया। उसके बाद 1988 बैच में पुलिस में ज्वाइन किया। हैदराबाद और मसूरी में ट्रेनिंग के बाद जो हमारा प्रशिक्षण था वो मुख्यतः रतलाम डिस्ट्रिक्ट में था। तो ट्रेनिंग जो थी रतलाम में की थी। हमारे वीएम कंवर साहब, त्रिपाठी साहब, कई अच्छे जो अधिकारी थे, बहुत हार्ड वर्किंग इसको बोलते हैं, टफ टास्क मास्टर, वो हमारे ट्रेनर्स रहे। तो रतलाम में हमारी ट्रेनिंग हुई है। हमने देखा और सुना भी है कि आपके इस वर्दी के पीछे एक लेखक छुपा है। आपने अब तक कितनी किताबें लिखी और क्या ये शौक़ आपको बचपन से था? नहीं, काम के साथ ही ये थोड़ा रुचि डेवलप हुई है। जैसे जैसे काम करते रहे लगा कि कुछ चीज़ें जो हैं पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए। कभी कभी पुलिस के अगेंस्ट बहुत लिखा जाता है, तो मुझे लगा कि पुलिस का पक्ष भी कुछ रखना चाहिए, चाहे वो कानून की बात हो या चाहे वो पुलिस की बात हो या कुछ सामाजिक मुद्दे भी जहां पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। तो उन विषयों पर जो लेख हैं वो हम हिंदी में भी लिखते हैं और जो दिल्ली के नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं इंग्लिश के, उनमें और कुछ मैगजीन्स में भी लिखते हैं। बुक अभी तक नहीं लिखी है, बुक का अभी कुछ कंपाइल करेंगे, कुछ लिखने का सोच रहे हैं, कुछ अधूरी हैं, लेकिन अभी काम बाकी है उसमें। आपने इतना कुछ लिखा है, कुछ ऐसा होगा जो आपके सबसे ज़्यादा करीबी होगा, जो आपने बहुत दिल से लिखा होगा? देखिए, नक्सल मुद्दे पर ही मैंने लिखना स्टार्ट किया था। जब नक्सलवाद से निपटने के लिए जब मैं आईजी बस्तर में था, तब जो घटनाएं हुई थी और जब देखा ह्यूमन लाइफ का लॉस कैसे होता है, किस प्रकार से एक भटके हुए लोग, ऐसी आइडियोलॉजी जो वायलेंस में बिलीव करती है, उसके ऊपर काम करते हुए लोगों को मार रहे हैं, निहत्थे लोगों को मार रहे हैं या हथियारों से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका कोई अंत जो है सुखद नहीं है। तो उसको लेकर बहुत सारे मुद्दे थे जो जिन मुद्दों पर मैंने लिखा। उसके अलावा एक मुद्दा जो मैं मानता हूँ कि जो 50% पॉपुलेशन हमारी अफेक्ट रहती है, जो महिलाओं संबंधी अपराध रहते हैं, तो उनके ऊपर बहुत विषयों पर मैंने लिखा है। उसमें बच्चों के पर्टिकुलर रिलेटेड जो केसेस रहते हैं उस पर लिखा है। पुलिस रिफॉर्म्स हैं कि क्या चीज़ अच्छी और हो सकती है या क्या अच्छा हम कर रहे हैं, उन चीज़ों पे लिखे हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ रहते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे पुलिस में करते हैं हम लोग, उस पर भी हमने लोगों को अवगत कराने के लिए प्रयास किया। राज्य के खुफिया विभाग और नक्सल ऑपरेशन विंग में भी आपने काम किया है। नक्सलवाद कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? देखिए, नक्सल छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या है जो कई वर्षों से है, पर मुझे लगता है कि जितनी मेहनत हमारे अधिकारियों ने की है, जो राज्य सरकार ने इसमें संसाधनों को जो इन्वेस्ट किया है, उससे काफ़ी असर पड़ा है। पहले का समय, आज से 20 साल पहले की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कमज़ोर था, पुलिस की संख्या भी कम थी और सलवा जुड़ून के बाद नक्सली कुछ हावी भी हुए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता गया, हमारे प्रशिक्षण संस्थाएं अच्छी होती गई, नई संस्थाएं बनी। जैसे हमारा इंटेलिजेंस विंग जो है, वो नया एक स्पेशल विंग भी हमने स्टार्ट किया, जो नक्सल रिलेटेड गतिविधियों की ही सूचना इकट्ठी करते हैं। कई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया। तो इन सब के उपयोग से और ग्रेजुअली चीज़ें जैसे सुधरते गई, अब का चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में हैं। अभी साइबर क्राइम के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, इसे कंट्रोल करने के लिए या इसकी अवेयरनेस के लिए आप क्या करने वाले हैं? देखिए, जैसे जैसे इंटरनेट का एक्सेस बढ़ रहा है, चाहे वो रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, जैसे एक्सेस बढ़ता है लोग यूज़ करते हैं और कई इस प्रकार से ऐप्स आने लगे हैं, ऑनलाइन परचेज़ होने लगी हैं, सेलिंग चलती है। तो ऑनलाइन इन सब चीज़ के साथ फ्रॉड भी होने लगे हैं। तो ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ने गए, जैसे चाहे फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात करें या कस्टमर केयर नंबर गूगल से लेते हैं लोग, वो बहुत से फेक होते हैं और लिंक्स भेजकर लोग पैसा लालच में आ जाते हैं कि कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम लॉटरी लगेगी, उसका लिंक से पैसा भेज देते हैं, उल्टा
उसमें पैसा मिलने के बजाय उनके अकाउंट से पैसा चला जाता है। और बहुत बार चाहे वो आरबीआई हो या हमारे पुलिस की संस्थाएं हों, बहुत सूचनाएं हम न्यूज़पेपर में और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि ऐसे ही अनजान व्यक्ति से जो है संपर्क ना रखें। फेसबुक के क्राइम हैं, यूपीआई प्लेटफॉर्म आया उसके माध्यम से भी कुछ अपराध होने लगे। तो साइबर क्राइम ऑफ कोर्स इंटरनेट की यूज़ के साथ बढ़ा है, लेकिन हमने भी काफ़ी इसमें स्टेप्स लिए हैं। हमारी साइबर लैब है जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एनालाइज करती है। हमारे पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण काफ़ी हमने दिया है। हमने लास्ट ईयर 2 अक्टूबर से स्टेट लेवल का एक पुलिस स्टेशन प्रारंभ किया पुलिस मुख्यालय में। तो जो बड़े जो गंभीर हैं, जो सीरियस हीनियस ऑफेंसेस हैं, उनको हम डायरेक्ट भी पंजीबद्ध करते हैं, रजिस्टर करते हैं, और कुछ केसेस को हम डिस्ट्रिक्ट से भी आईजी को रिकमेंडेशन, अगर वो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं उनको वो नहीं खोल पाते हैं तो उनकी रिकमेंडेशन से वो केसेस भी करते हैं। तो स्टेट लेवल का हमारा पुलिस स्टेशन है। हमने काफ़ी ट्रेनिंग हमारी लगातार साइबर में चलती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी से भी हम लोग टच में रहते हैं। वुमेन रिलेटेड ऑनलाइन क्राइम जो है उसके बारे में साइबर क्राइम पोर्टल है। साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से हमने सभी जिलों को, रादर सभी थानों को जोड़ा हुआ है। तो थानों से अगर कोई कहीं से भी कोई रिपोर्ट करता है तो अगर किसी पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन आइडेंटिफाई हो जाता है तो सीधा वहाँ पहुँचता है या मुख्यालय के माध्यम से वहाँ पहुँचता है। तो साइबर क्राइम को हल करने के लिए ये सुविधा भी हमने सीधी दी हुई है। उसके अंदर कुछ अमेरिका के साथ भी हमारी एनसीआरबी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एमएचए के अंदर काम करती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उनका भी उनके पास अग्रीमेंट है। वहाँ से चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जो केस आते हैं, साइबर टिप लाइन रिपोर्ट्स बोलते हैं, उसमें वो जियो टैग चीज़ें रहती हैं तो डायरेक्ट लोकेशन पता लगती है। और ऐसे बहुत सारे लोगों को जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिन्होंने छत्तीसगढ़ से अपलोड की है हमारे एरिया से, इस टेरिटरी से, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो साइबर पोर्टल के माध्यम से, साइबर टिप लाइन रिपोर्ट्स के माध्यम से काफ़ी कार्रवाई हुई हैं। इसके अलावा एक फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए अभी कुछ समय पहले ही 155260 नंबर लॉन्च किया हमने। तो इसके अंदर घर बैठे व्यक्ति, चाहे अगर कोई विक्टिम हुआ है फाइनेंशियल फ्रॉड का, तो वो स्वयं उस वेबसाइट पे, साइबर पोर्टल पे जाके जो ट्रांजैक्शन दुनिया का उसकी डिटेल उसके अंदर वो डाल देते हैं। तो बैंक्स जो हैं उन पैसे को आगे जाने से, ट्रांसफ़र होने से रोक देते हैं, फ्रीज़ कर देते हैं। अगर वो स्वयं कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उसको लगता है कि वो इज़ नॉट वेल एजुकेटेड, उसको दिक्कत है अगर फॉर्म भरने में, तो 155260 पर पुलिस को फ़ोन कर सकता है। ये हमारा नंबर 24/7 आवर्स चलता है और वो ट्रांजैक्शंस विक्टिम के बिहाफ पे, कंप्लेनेंट के बिहाफ पे हमारी पुलिस करती है, तो पैसे को फ्रीज़ किया जा सकता है। ये नंबर अभी मुश्किल से 3 महीने पहले ही चालू हुआ है और छत्तीसगढ़ पहला राज्य था जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको ऐड किया और उसके माध्यम से हमने बहुत सारे लोगों के पैसे फ्रीज़ कराए हैं। लेकिन मुझे लगता है इसमें अभी भी और भी जागरूकता लोगों में है। तो काफ़ी स्टेप्स हैं साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो छत्तीसगढ़ पुलिस ने उठाए हैं। राज्य में पुलिस सुसाइड केसेस काफ़ी बढ़ते हुए देखे गए हैं। पुलिस के लिए भी स्ट्रेस फ्री वर्क एनवायरनमेंट में काम करना ज़रूरी है, इस बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, पुलिस में ये निश्चित है कि हमारा काम थोड़ा टफ रहता है, ख़ासतौर पे नक्सल एरिया में। वहाँ कई बार पुलिसकर्मी अवकाश पे नहीं जा पाते हैं कुछ कारणों से, या वायलेंस को देख के कभी कभी तनाव में आते हैं। तो कुछ डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं तनाव में रहने के लिए। लेकिन ये पाया गया कि जो भी सुसाइड के केसेस हुए हैं वो जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम से कम है, कुछ घरेलू कारण ज़्यादा रहते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कुछ सुसाइड्स बढ़े हैं, लेकिन यस उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम स्पंदन पुलिस में महानिदेशक द्वारा उसको प्रारंभ किया है। वो सीधी जवानों से बात करते हैं, कोई ऐसी परेशानी होती है जो लोकल लेवल पे उसको हल नहीं किया जा सकता, तो वो सीधी यहाँ से, चाहे वो अवकाश की हो, ट्रांसफ़र की हो, इस टाइप की कोई पर्सनल प्रॉब्लम रहती हैं जो कई बार परेशान करती हैं व्यक्ति को, वो सीधा हल की जाती हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी काफ़ी भ्रमण करते हैं, जाके लोगों का दरबार, हमारे यहाँ सैनिक दरबार कहते हैं, जवानों की जब बैठकर सार्वजनिक रूप से बात सुनी जाती है, तो इस प्रकार से एक इंटरेक्शन जब रहता है जूनियर सीनियर में तो तनाव थोड़ा कम होता है। तो कई मेथड्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग तनाव कम करने का प्रयास करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या करने वाले हैं आगे? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार भी संवेदनशील है, पुलिस अधिकारी भी संवेदनशील हैं। इसमें काफ़ी कानून का परिवर्तन कुछ सालों में काफ़ी हुआ है, ख़ासतौर पे जब से पोक्सो, जो प्रिवेंशन ऑफ
ये जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं बच्चों के खिलाफ हो रहे हैं, उसके लिए जो स्पेशल एक्ट आया था पोक्सो, उसमें काफ़ी ट्रेनिंग दी गई है ताकि जो इन्वेस्टिगेशन का लेवल है, जो क्वालिटी है वो बेहतर हो। हमारी महिला पुलिस अधिकारी हैं उनको भी ज़्यादा संवेदनशील किया जाए, क्योंकि कई ऐसे कार्य हैं जो उन अपराधों में महिला पुलिस अधिकारियों को संपादित करने हैं। तो महिलाओं के लिए सारी पुलिस को, पुरुष पुलिस को या पुरुषों को अदरवाइज ज़्यादा संवेदनशील होने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और जहाँ तक क्राइम रोकने की बात है, हम वो सारी कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका है कि लड़के लड़की में डिफरेंसेस ना समझे पेरेंट्स, और एक जैसा उनका डेवलपमेंट हो, अपब्रिंगिंग हो, ताकि ये डिफरेंसेस ना हो और महिलाओं की इज़्ज़त सभी लोग करें। आप ट्विटर में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, बाकी अफसर हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बचते हैं, तो आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? नहीं, ये अभी हाल ही की बात है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर, तभी हमारे मीडिया के कोई फ्रेंड हैं जिन्होंने बोला कि आप इंटरेक्ट करिए। और अच्छी बात ये थी कि जब हमने ज्वाइन किया इसको लास्ट ईयर, ज़्यादा समय नहीं हुआ वैसे, और जब स्टार्ट किया तो लोगों ने काफ़ी उसमें कुछ रिक्वेस्ट हेल्प की बहुत हमसे की। कई जगह फाइनेंशियल हेल्प की बात भी थी, तो जहाँ जो हमारे से संभव हो पाता था फाइनेंशियल हेल्प भी करने की कोशिश की हमने। अदरवाइज़ कुछ पुलिस की पकड़ने की कुछ शिकायत होती थी, कुछ जूनियर अधिकारी अगर कुछ काम नहीं करते थे, वो भी हम अधिकारियों से संपर्क करके वैसे काम भी लोगों के काफ़ी कराने की कोशिश की। इसके अलावा जो इंटरस्टेट प्रकरण थे, ऐसा नहीं है कि लोग जब हमसे पूछते हैं जवाब पुलिस अधिकारी के रूप में, चाहे वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, वो ऑफिशियल अकाउंट नहीं है अभी, वो पर्सनल अकाउंट है, लेकिन सभी लोग एक्सेस वो चाहते हैं कि अगर कहीं भी कुछ होता है तो हम जवाब दें उसका, ऐसी एक्सपेक्टेशन लोगों की रहने लगती है। तो हमारा प्रयास रहता है कि जहाँ जहाँ हमारे बैचमेंट्स हैं खासतौर पर, या और ऐसे अधिकारी हैं जहाँ हमसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर जल्दी मिल जाता है, तो कोई इस प्रकार का क्राइम हम देखते हैं या जहाँ लोग रिक्वेस्ट करते हैं किसी के खिलाफ कोई क्राइम हो रहा हो, तो हम अधिकारियों से डिस्कस करके ही वहाँ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा अच्छा माध्यम है जहां लोगों की कुछ चीज़ें सुन सकते हैं हम। हालांकि पुलिस में जुरिडिक्शन का प्रॉब्लम एक रहता है, हम लोग केवल दूसरी राज्यों की पुलिस को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अपनी बात है तो शायद हम थोड़ा सा अथॉरिटी के साथ कह सकते हैं और चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम बना लोगों से जुड़ने का। जो पुलिस और पब्लिक की जो थोड़ी दूरी थी, शायद वो कई लोगों को, हमें पता भी नहीं रहता कि नीचे हमारे साथ बातचीत करने वाला वो हमारा कोई सिपाही है या कोई किस लेवल का। इसमें सब सीनियर जूनियर बहुत से लोग इसके अंदर, मीडिया के बहुत लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छा अनुभव था। तो सुबह शाम जब मौका मिलता है थोड़ा सा ट्वीट कर लेते हैं। आप अक्सर अपने परिवार की फ़ोटो साझा करते रहते हैं, आपकी सक्सेसफुल लाइफ के पीछे आपके फैमिली का कितना हाथ है? फैमिली का मुझे लगता है जो भी सक्सेसफुल होता है, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, फैमिली का कोई भी मेंबर हो, पूरी फैमिली उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रहती है। फैमिली का बहुत सपोर्ट रहता है। बेटियां हैं, बेटियां थोड़ा सा पिता को कंट्रोल भी रखती हैं कई चीज़ों में कि कोई ऐसी टिप्पणी ना करें। कभी कभी ट्विटर पर टिप्पणी अगर ठीक नहीं होती तो वो डिलीट भी करवा देती हैं। तो मुझे लगता है फैमिली काफ़ी सपोर्ट में रहती है। आई एम हैप्पी विथ माई फैमिली। डायल 112 राज्य के लिए काफ़ी सफल रहा, लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल था, इसकी आगे की क्या स्थिति है? डायल 112 3 साल पहले ये योजना प्रारंभ हुई थी 11 जिलों में, और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ लोगों को। एक निश्चितता ये हुआ, एक लोगों में एक ये कॉन्फिडेंस, विश्वास आया कि 112 डायल करने पे निश्चित ही अगर उनको गाड़ी की आवश्यकता है तो गाड़ी वह पहुंचेगी, तत्काल हेल्प करेगी। सब चीज़ें इसमें ऑटोमेटेड रहती है। किसने किस प्रकार से बातचीत की पुलिस से, क्या मांग की, वो सब रिकॉर्डेड रहता है। हमारे लोगों ने कैसे रिएक्ट किया वो भी रिकॉर्डेड रहता है। हम उसको मॉनिटर करते हैं ताकि क्वालिटी सर्विस की अच्छी बनी रहे। बीच में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया था कि शाम को, रात को अगर कोई ट्रांसपोर्ट का मीडियम नहीं मिलता और महिलाओं को या किसी वृद्ध व्यक्ति को घर छोड़ना पड़ता है तो डायल 112 ये भी करे। तो हमने बहुत सारी महिलाओं को इस प्रकार से, जिसने कभी कभी दुरुपयोग भी होता है इसका, लेकिन फिर भी हमने इसको काफ़ी हेल्प की महिलाओं की। अभी लॉकडाउन में जहाँ एम्बुलेंस बहुत पैसा लेने लगी थी तो उसमें भी लोगों ने 112 का काफ़ी सहारा लिया। बीच में जब धान की बात हुई थी, धान की शिकायतें सुनने के लिए भी हमने एक विशेष उसके अंदर प्रावधान किया था। और मुझे खुशी है ये शेयर करते हुए कि अभी 15 अगस्त को सीएम साहब ने घोषणा की है कि सभी जिलों में इसको विस्तारित किया जाएगा। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगा इस योजना का लाभ बाकी जिलों को भी जल्दी मिलेगा।
आम जनता को पुलिस से थोड़ा भय रहता है, थाने जाने से लोग डरते हैं, इसका क्या कारण मानते हैं आप? पुलिस की मुझे लगता है ये लोगों में दूरी, लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस जो है वो पावरफुल इन द सेक्शन की कुछ गलत पावर का उपयोग करेगी, जाएंगे तो पता नहीं उनके साथ सलूक कैसा होगा, उनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी। तो अक्सर लोग कोशिश करते हैं सीनियर लोगों से, मीडिया या दूसरे लोगों से जो प्रभावशील लेते हैं उनके माध्यम से पहुंचने का। इस स्थिति में अच्छी नहीं मानता। लोगों और पुलिस में ये भय का वातावरण लोगों में नहीं होना चाहिए पुलिस के प्रति। पुलिस एक जिम्मेदार एक संस्था है, लोग के प्रति उसकी जिम्मेवारी है रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने में। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पहला पिलर वो पुलिस है और पुलिस को चाहिए कि वो सभी की ह्यूमन राइट्स की, सभी के राइट्स की जो है प्रोटेक्शन करे, ना कि उसको वायलेट करे। तो मुझे लगता है ये डर जो है पुराना एक बना हुआ है कि पुलिस तो है ये पावर यूज़ करेगी, मारेगी या कुछ फोर्स यूज़ करेगी, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस अधिकारी भी इसी सोसाइटी से आए हुए लोग हैं और बहुत अच्छा बिहेव करके बहुत लोगों को सहायता करने वाले लोग भी पुलिस में बहुत हैं। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फाइनेंशियल पर्सनल अपनी इनकम से काफ़ी लोगों की सहायता किया और एक छवि बदलने का भी मौका पुलिस को कोविड के दौरान मिला था। इसका एक कारण ये भी है कि बच्चों को छोटे में ही डरा दिया जाता है कि पुलिस है, इनसे दूर रहो। तो इसको, ये गैप कम करने के लिए आपको कुछ अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने चाहिए, ऐसा आपको नहीं लगता? हमारे यहाँ अलग अलग लेवल पर कैंपेन्स चलती हैं। जैसे ट्रैफिक में रहता है तो बच्चों को लाया जाता है। अभी बीच बीच में कुछ लोकल काफ़ी प्रोग्राम चलते हैं कि थाना प्रभारी चाहता है कि थाने प्रभारी द्वारा क्या किया जाता है कि अपने क्षेत्र के बच्चों को थाना बुलाया जाता है। मुझे याद है दुर्ग भिलाई के बीच में पुलिस स्टेशन में थाना प्रभारी सभी बच्चों को बुला के आराम से बिठाते थे, कभी चॉकलेट खा रहे हैं या आराम से बातचीत कर रहे हैं, ताकि वो भय जो है वो ना रहे। और अदरवाइज भी चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, ऐसा कि एक कॉर्नर पुलिस का, वैसे तो पूरा पुलिस स्टेशन होना चाहिए पर अदरवाइज बच्चे जाएं तो वो डरा नहीं, ऐसा एक कॉर्नर पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। और ख़ासतौर पे जुवेनाइल जो डेलिक्वेंट बच्चे रहते हैं, जो बच्चे कुछ अपराध भी करते हैं, उनको भी पुलिस जैसा ऐसा खौफ वहाँ ना रहे। तो मुझे लगता है पुलिस का इंटरेक्शन बच्चों के साथ बहुत पहले से होना चाहिए। जब बच्चे हों तभी से इंटरेक्शन होना चाहिए, ताकि जब बड़े हों तो वो उनकी इज्जत करें। धन्यवाद सर आपका टाइम पहुना.in को देने के लिए। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। लगातार खबरों के लिए बने रहिए पहुना.in के साथ। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।